धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, गर्मियों की जैसे छुट्टियां शुरू होती ना, घमौरियों से उतना डर नहीं लगता जितना मेहमानों से लगता है, क्योंकि घमौरियों के लिए तो फिर भी सूखा पाउडर आता है। मेहमान जब तक आपका घी नहीं निकालते ना, जाते नहीं है। अच्छा, जो लोग ठंडी जगह पे रह रहे होते हैं ना, उनको गर्मी में सबसे ज्यादा फोन आते हैं रिश्तेदारों के। हमारे है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड से फोन आएंगे रात को 11 बजे। और भाई हाँ भाई गुड्डू, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ तेरा फूफा जानकी दास, हाँ बड़े दिन हो गए भाई, आजकल तेरी पोस्टिंग शिमला में है ना, बंदा भी टालता है। हाँ फूफा एक्चुअली ठंड बड़ी हो गई, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हैं अपना। अच्छा, मैं तेरी बुआ के साथ इतने साल एडजस्ट कर गया, ये ठंड क्या चीज है। आदमी फिर समझाता है, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो अभी इतनी सर्दी है, मैं इसलिए बोला था कि आपके वो घुटनों में दर्द रहता ना, बेटे मैंने स्टील के डलवा ली है। अब तो मैं इधर नींबू रख के रस निकाल देता हूँ। बड़े मेहमान आपको ऐसे मिलेंगे। अच्छा, जो छोटे शहरों से कभी कभी आते हैं ना, जिन्होंने पहली बार एस्केलेटर देखा होता है, बड़े शहरों में जब कोई मेहमान आता है तो उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि छोटे गांव में तो मॉल होते नहीं है। वो बेचारे एस्केलेटर से बड़ा डरते हैं कि कौन सी चीज पहले रखनी है। वो बेचारे भोले होते हैं, पहले पर क्या, पहले तो समझ नहीं आता क्या है, पहले उनके एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं लिफ्ट को देख के। उसके बाद फिर टाइमिंग खराब होती है, पहले हाथ रख फिर हाथ खिंच जाता है, हाय। फिर पैर रखते पैर निकल गया, हाय। फिर कोई उनको पीछे से धक्का देता, मौसी चढ़, हाय। बेचारे बड़ी उनके साथ। और मॉल में भी देखना, जो घूमने लोग आते हैं, ये दिनेश का ताऊ है ना, मॉल में चला गया घूमने, सारी दुकानें छोड़ के ना लॉन्ड्री की दुकान के बाहर खड़ा हो गया, और जो मैनिक्यूइन नहीं लगी रहती है ऐसे, उनको यूं देख रहे हैं अंकल। इतनी देर देखा ना, हार के वो पत्थर की लड़की कहती, चाचा अच्छा, मेहमान दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो बता के आते हैं, एक होते हैं जो बिना बताए ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आपके घर में। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो मेहमान होते हैं ना, तैयार होने का मौका भी नहीं देते। आदमी संडे का दिन है, बालों में डाई लगा के बैठा है आराम से, धूप सेक रहा है या टीवी देख रहा है, तो ऐसे में बेल बजती ना ठम करके, तो आदमी पहले तो खिड़की से देखता है। अगर तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो फिर तो चला जाता है खोलने। अगर साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, पहले बाथरूम में इतनी तेजी से निकलता है जैसे रेड पड़ गई हो, फिर वो रेडी होके बाहर निकलता है आगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंबई आकर अभी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके अब भी देहाती हैं। तो फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, रात को जब सोने का टाइम आता है, फिर ये अपना कुर्ता निकाल के ना, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं टंगी रहती यूं करके, उसके ऊपर डालते हैं, तो सारी रात बदबू वाला कुर्ता टंगा रहता है। सुबह मोनालिसा जो यूं करके होती है ना, सुबह यूं खड़ी होती है। अच्छा, अपना बच्चा अगर घर के बेड पे थोड़ा सा पानी भी गिरा दे ना, तो माँ बाप थप्पड़ लगा देते उसको। मेहमान का बच्चा आके सुस्ती भी कर दे ना, अंदर से गुस्सा तो बड़ा आता है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं बच्चे हैं, निकल आता है, अभी क्या करें। आप देखना, मेहमान जब नया नया आता ना आपके घर में, तो पहले पहले दिन बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती है। पहले पहले पनीर बनेगा, चिकन बनेगा, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाए, फिर भिंडी गोभी आना शुरू हो जाती है। फिर 2 दिन और रुक जाए, फिर पानी वाली दाल आनी शुरू हो जाती है। फिर मेहमान चपाती तोड़ता है, वो खुद दाल ढूंढता है। और 1 दिन और रुक जाए, फिर सब्जियां तो आने की दूर की बात, फिर किचन में से गालियों की आवाज आती है। फिर मेहमान समझ जाता है कि अब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई है। अरे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, माँ बाप ज्यादा खाने पीने को नहीं देते ना कोल्ड ड्रिंक, जब मेहमान आते हैं ना तब ये फैलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक भावा बोल देते हैं। माँ बाप हटो, पहले मेहमानों को पीने दो। तो मेहमान तो बोल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, पीने दो। अरे नहीं नहीं, ये तो पीते रहते हैं। बच्चे फिर सबके सामने पोल खोलते हैं, कहाँ पीते रहते हैं। वो आपकी बेइज्जती मेहमानों के सामने करेंगे। कहाँ पीते रहते हैं, आज ही तो आई है कोल्ड ड्रिंक। अंकल हमें कभी भी नहीं पिलाते, पता है। हमें जब शादी में ले जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जितनी खींच सकते हो खींच लो, घर में तो पिलाते ही नहीं। अच्छा, जब भी घर पे मेहमान आते ना, जो आदमी सबसे वेला होता है ना, उसकी ड्यूटी लगती है उनको घुमाने फिराने की, क्योंकि उसके पास कोई और कोई काम है नहीं। स्टेशन से लेने भी वही जाता है, छोड़ने भी वही जाता है। आप छोटे शहरों में जाओगे ना, आपको वेले लोग बड़े मिलेंगे।
जिनको कोई खास काम नहीं रहता। अच्छा, ऐसे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। कहीं गन्ने की ट्रॉली निकल रही है ना, उसके पीछे लटक जाते हैं, उधर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। फिर उसके बाद वापस वहां से कोई आ रही है, उसके पीछे लटक के वापस आ गए, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अच्छा, कुछ तो इतने वेले होते हैं, मैंने देखा है कईयों का घर के आसपास रेलवे लाइन पड़ती ना, उधर यार दोस्त बैठ के ना दो और कुछ नहीं तो रेल के डिब्बे गिनते रहते हैं। 1 2 3 4 5, फिर लड़ रहे होते हैं, अबे 13 थे, अबे 12 थे, कोई बात नहीं, अभी आधे घंटे में दूसरी आएगी, फिर गिनते, फिर बैठ गए। अच्छा, आप कुछ लोग इतने वेले होते हैं, इनके दांत में कुछ अटक जाए ना, किसी ने कुछ चिकन खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, सारा दिन ये नहीं कि फटाफट टूथपिक लेके निकालो, पूरा दिन उससे खेलते रहते हैं। एक सेकंड का काम खत्म कर, पूरा दिन निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हटा दिया तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे। कुछ लोग मैंने इतने वेले देखे अर्चना जी कसम से, कभी ऐसे मक्खी पकड़ के ना ऐसे सुनने लगते हैं, पता नहीं क्या, बड़े इनमें फुर्ती बड़ी होती है। वो आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा, इंसान वाली हरकतें कर, ऐसे चले जा रहे एकदम से ऐसे मच्छर पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे सुनेंगे कितनी देर पकड़ के रखते हैं कि अब देखो मरता है कि नहीं, फिर छोड़ते फिर निकल जाता, ओ बच गया। अच्छा, मैं वेलों की बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक दोस्त है बड़ा वेला, मैं आपको मिलवाता हूँ, चंदू। चंदू मेरे यार, कहाँ था तू? अच्छा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे चंदू मत किया करो, फिर ये चैनल से लड़ता है, मेरी पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा, कहाँ था तू? मैं बिजी था यार, बाहर क्या कर रहा था? वो गड्ढा भर रहे थे, मैं वो देख रहा था। वो तो तू कल देख रहा था। कल तो खोद रहे थे ना, मैं वो देख रहा था। मैं इसके बारे में जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ? ये हरकतें ऐसे करता है, बात हो रही? कौन देखता है? अभी गड्ढा खोद रहा, खड़ा देख रहा है, बताओ बात क्या हुई है यार, बात तो बताओ। वेले लोगों की बातें कर रहा था मैं, जो इसकी मास्टरी है वेले लोगों के ऊपर, इसने पीएचडी की हुई है, क्योंकि खुद भी वेला है ना, ये आपको बताएगा वेले लोग क्या क्या करते, बताओ। अर्चना जी, वेले आदमी से ज्यादा बिजी कोई होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिजी आदमी होता है ना, वो चलता होता है, उसको नहीं पता खुजली हो रही कि नहीं हो रही, सीधा चलते चलो वापस आ गए। वेले आदमी के पास टाइम ही बड़ा है, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ। ये तो ऐसे वेले कहते हैं, वेला वेला वेला, पता कितना बिजी होता है, अपना थूक फेंक 10-10 मिनट उसे देखता रहता है। ये नहीं कि देख लिया आप आगे बढ़ो, नहीं और क्रिएटिविटी करनी शुरू कर देते हैं। तो बिजी आदमी जो होता है वो एक ही काम करता है, वेले आदमी के पास काम ही बड़े होते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वेला आदमी जो होता है ना, उसको कोई काम नहीं, तो बत्ती बनाकर ना वो कान में लेकर ना मजे लेते रहे। तो तुम एग्जाम देकर आए हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो। बिजी आदमी होता है ना, वो काम करता है, आई एम सॉरी, छींक भी मारता, पता नहीं चलता छींक मारी कि मोटर वाला स्विच ऑन किया है। वेले आदमी के पास तो आधा घंटा छींक में वेस्ट कर देता है, पहले 15 मिनट मुंह बनाता है वो। फिर अगले 15 मिनट डायग्नोज करता है। चंदू के लिए जोरदार तालियां। वेले आदमी जो होते हैं वो टाइम पास करने के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से आइडियाज हम सीखना चाहते हैं। जी मैम। टाइम पास करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि चादर ओढ़ो और सो जाओ। इतना सारा घर में काम होता है, कौन करे, इसलिए अच्छा है चादर ओढ़ो और सो जाओ। ये अच्छा है। नहीं पर एक टाइम पे तो आदमी सो के भी थक जाता है ना।
कभी कभी आप सो के उठते हो, इतना सो के उठते हो कि सोते सोते थकावट हो जाती है। वेला आदमी फिर भी सो जाता है जैसे। तो आपकी शादी हो गई? जी अच्छा जी, हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? बच्चा संभाल रहे हैं वो। वो किसी थे। यार ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है नारी शक्ति का जमाना है, बच्चे घर पे छोड़ आती हैं, पति संभाले, अच्छी बात है, वेरी गुड। कामचोर हूँ मैं। पर वैसे आप बोल रही कामचोर, बच्चे टाइम पे हो गए आपके भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। और कोई हमारे दोस्त जो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? एक माइक दास दादा को दे दो प्लीज। नर्वस हो गए दास दादा। दास दादा हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे शो पे बड़े सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। दास दादा, आप क्या करते हो जब शो की शूटिंग खत्म हो जाती है? घर जाके क्या करते हो? घर पे अकेला हूँ अभी। क्यों? वाइफ कलकत्ता गई है। अच्छा, भेज दिया। तो मूछें क्यों काली की फिर आपने, अगर वाइफ कलकत्ता गई हुई? तो बच्चे आपके साथ रहते हैं दास दादा? हाँ, मैं लड़का है खाली। अच्छा, खाली लड़का क्या है? भरा हुआ लड़का क्या होता है? नहीं, बेटा है अभी साथ में। अच्छा। बेटी का तो शादी हो गया। बेटी की शादी होगी? हाँ जी। बेटे की नहीं करी? नहीं, बेटा अभी टाइम है, लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है? दास दादा एक बात बताओ, आप मतलब अभी दास दादी भी घर पे नहीं है, मतलब आपकी वाइफ शूटिंग के बाद अभी क्या घर जाके क्या करोगे पूरा आप? दिन घर पे रहता हूँ मैं, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, नीचे भी नहीं आता हूँ। तो अभी आपकी वाइफ गई हुई कलकत्ता, बोर नहीं होते आप उसके नहीं, बिना? बिल्कुल नहीं। अभी क्या फायदा, 35 साल हो गए सर शादी को। ऐसे क्यों दास दादा? बोर हो जाते हैं, एक ही चेहरा रोज रोज देख के भी क्या देखें। मार पड़ेगी घर पे। दास दादा, वो भी तो रोज एक ही चेहरा देखती हैं। वो कौन सा एक दिन दिलीप कुमार देखा, वो भी- दूसरे दिन शाहरुख खान? हाँ, वो भी तंग आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। पर दास दादा इज सो स्वीट, थैंक यू दास दादा, लव यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हाथ खड़ा करें, इनको दे दीजिए जी। अगम कुमार निगम जी हमारे शो में एक साल पहले जैसे आपकी थोड़ी वेला आप हो गए थे, थोड़ा वैसा- पूरा वेला था। हाँ सर, वैसा वेलापन मेरे साथ भी हुआ था कुछ सालों पहले। अच्छा, फिर क्या आपने? लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक रास्ता खोज निकाला। क्या? मैंने सर क्या किया कि मेरी बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बुराइयां चालू कर दी। थोड़ा सा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलो और फिर खामोश हो जाओ। किनके सामने? फिर वो उनके बोलती खुद के सामने। अच्छा, और क्या करो कि भाई पड़ोसन की साड़ी की तारीफ कर दो, पड़ोसन के खाने की तारीफ कर दो, या तो ऑफिस की किसी असिस्टेंट की खूबसूरती की तारीफ कर दो, फिर खामोश हो जाओ। फिर दिन भर जो कुछ है घर में ही कपिल शर्मा शो देखते रहो बस, बैठ के। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आपका। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं भरूच गुजरात से आया हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, हाँ। वाह वाह। और सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनको जरा हाई कह दीजिए। कहाँ है? वहाँ पे मेरा भाई है और नमस्ते भाभी जी, है। कैसे हो आप? वो दो ठुड्डियों वाले आपके भाई? नहीं नहीं, वो नहीं। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। जितना मजा यहाँ पे आने आया है वो सारा घर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई की मुलाकात आपसे करवाई, बहन की करवाई, बीवी से भूल गया सर, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर, बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आज मैंने चंदू का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इतनी देर में इसने पूरा गड्ढा देख लेना था जो भर रहा था बाहर। तो मैं चंदू के साथ देख के आता हूँ, आपका भी मन करे। वैसे बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, लेकिन अभी मेहमान आने वाले हैं हमारे शो में, अगर आपको चेंज करना तो कर सकती हैं। तैयार वैसे हो बाहर खाना भी खुल गया। चलो भी चंदू, बाय बाय, थैंक यू। चलो चलो चलो, इधर जा। वो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज यहां जो आ रही हैं वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की 3 सबसे बड़ी सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज और अपने डांस से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पे राज किया। आज इनके साथ हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा को एक बार फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा CID, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम, काला बाजार, गाइड, राम और श्याम, नील कमल और तीसरी कसम जैसी सुपरहिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस, हिंदी सिनेमा का 14वीं का चांद, पद्म भूषण वहीदा रहमान जी। जोरदार तालियां हो जाएं।
वहीदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सीरियसली आज मैं क्या कहूँ, हमेशा हम ये बोलते हैं कि 4 चांद लग गए, आज 4 लाख चांद लग गए हमारे शो को। एक्चुअली हमारी अर्चना जी जिंदगी में कभी किसी को देख के घबराई नहीं, आज रो रही हैं आपको देख के। ये मोहब्बत है आपके लिए। What's the matter with you? Why, my darling? अरे अरे कुछ नहीं कहती, आपको क्यों रो रही हैं आप? मैं डांटूंगी नहीं। आप डांट भी दे तो सर आंखों पर। Oh, sweet. You know, it's very embarrassing कि इतने सालों के, मतलब आपने तो ऑफ कोर्स कितना काम किया, लेकिन मैंने भी कुछ काम नहीं काम किया। मेरे almost 3.5 decades I've been in this industry, और आपसे मिलने का पहले सौभाग्य हुआ है मुझे, लेकिन आज इस मंच पर आपको देखकर और द फैक्ट दैट मुझे उस कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं, बिकॉज आप यहाँ पर इस मंच पर हैं। एंड वी ग्रोन अप सीइंग वहीदा जी परफॉर्म, एंड इट्स एम्बैरेसिंग कि इतने सारे एक्टर्स को मिलने के बाद Now I won't take more of your time because ये बहुत emotionally, I know it's a comedy show and मैंने बहुत emotional बना दिया. I'm going to go back there, but it's such a pleasure being here with you. Thank you so much. Pleasure meeting with you. वहीदा जी प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ विराजमान हो जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। आज की हमारी दूसरी मेहमान हैं वो जिन्होंने दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, 2 बदन, आए दिन बहार के, कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके अपने फन से करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया। आ रही हैं गुड़िया जापान की द वेरी ब्यूटीफुल पद्मश्री आशा पारेख जी। ओ आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और आज की हमारी तीसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अपने डांस से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। ये एक ऐसी अदाकारा है, इनका एक गाना पूरी फिल्म को सुपरहिट बना देता था। गुमनाम, शिकार, ऐलान, कारवां, लहू के 2 रंग, शोले, डॉन और बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीतने वाली प्लीज वेलकम पद्मश्री हेलन जी। आइए मैम आइए, मुझे पता है आज आपके दिल में बहुत सारी बातें जो आप करने वाली हैं, सो प्लीज मैम। Asha ji, I am so honored to meet you. So honored. After a long time we are meeting. I'm such a big fan of yours. Helen ji, Hi, my darling. you know, Helen ji, I want to say एक चीज़ जो मैंने कभी किसी से शायद शेयर भी नहीं की, कि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ तो हेलन जी की वजह से। क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं आपके गाने और डांस और आपकी एक्टिंग देखती थी स्क्रीन पर, तो मैं इतना मेस्मराइज्ड और उस ग्लैमर से इतना अट्रैक्टेड थी। Thank you. तो मैं बोलती थी कि वन डे मैं भी उस पर्दे पर आना चाहती हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वहीदा जी पहले आशा जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हेलन जी से भी मुलाकात हो चुकी है, पहले शो में आ चुकी हैं। उस समय भी हमने आपको याद किया था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि वहीदा जी यहाँ पे है नहीं, पर हमें पता नहीं कि बात सच्ची थी कि नहीं। आपको किसी ने फोन किया था कि नहीं? हम आपको बड़े सालों से वेट कर रहे हैं आपका। I know. एक बार किसी ने बुलाया तो था। अच्छा। मैं माफी चाहती हूँ। नहीं वहीदा जी, आप वहीदा रहमान है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो खाली कंफर्म करना चाहता था कि प्रोडक्शन हाउस सही बोल रहा है ना। 2 प्रोडक्शन हाउस हैं अभी, एक तो आप ही का है जी। हिंदी सिनेमा में आपका कंट्रीब्यूशन जो है कोई भुला नहीं सकता। मैम एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को? मैं बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भारतनाट्यम सीखा था मैंने, तो स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी। अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे, और मैं 13 साल की थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब बहुत छोटी है, नहीं इधर की ना उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक डांस। वो लकीली बहुत मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस
एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा जी 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 सीएम थे। उसके बाद गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर यू नो इट्स हिस्ट्री। वाह ग्रेट। और आशा जी आप कैसे आए फिल्मों में? मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। अच्छा जी। और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा। मैं 9-10 साल की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे कह दिया हाँ करूँगी। अच्छा जी। तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा जी। उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी। तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया। अच्छा जी। और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है। तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, आप स्टार मटेरियल नहीं है। अच्छा। तो आप हम आपको नहीं ले सकते हैं। अच्छा। मटेरियल नहीं। तो हमको निकाल दिया गया। 1 हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का, और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्मालय आ जाना। मैंने कहा अभी फिल्मालय क्या करना है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है। इसी तरह से वहाँ पहुँच गए। और फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई। और हेलन जी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma. ओके। And during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school. And while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatanatyam, and Kathak. Just the fundamentals, ताकि in case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. उस ज़माने में कुकू जी बहुत बड़ी dancer and actress थी. अच्छा जी। And my mother requested her that मैं chorus में कम से कम join करूँ, क्योंकि we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. और another thing I must tell you, जब भी गर्मी का दिन था, हम लोग चटाई को ठंडा करके जमीन पे लगा के नहा के, we never used to wipe ourselves, put our nightie and we go to sleep. Oh my God. So we've seen these lovely days, praise the Lord. Because of that, I'm here now. Thank you. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कमाल है। आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल अब तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज़्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में एक शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे बिफोर द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, यू नो, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना कमरों में ना स्टूडियो में, तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए, यू नो। अच्छा। राशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी। तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे, और वो लगा के, मुझे याद है, मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया, शराब वराब पीती हो क्या है? तो
अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पे एक किस्सा सुनाओ आप जी, चाहें जी, जी। तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब 14 का चांद रिलीज हुई जी। तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज जी। करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, तो दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो अच्छा। हाँ साहब वो लाइट बहुत है तो लाल हो गई। जैसे इन्होंने कहा नहीं इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो जी। बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी उस दौर में जैसे आशा जी ने वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रीटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो? I was very happy that it was in color जी। because my costumes were very colorful. जी। I could wear those feathers and I could, जी। you know, and I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह, एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ तो वैन तो होती नहीं थी। राइट। अर्चना आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, जी। वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर जी। हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं स्टूडियो ओनर को, कहा भाई 2 बाथरूम बना बना दीजिए। दो। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को बाथरूम बना? हाँ जी इंतजाम कर दिया हमने। अच्छा जी। क्या इंतजाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। I said, oh my God, it's so terrible. बाप रे, कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। ना, हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था। Oh कि स्टूडियो सुबह जाओ, से शाम पानी मत पियो। तक बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह किडनी अच्छा है। हाँ सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो हेलन जी को डांसिंग क्वीन, पता बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए गए थे, ऐसे नाम दिए गए थे हेलन जी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही गाना कभी कभी हेलन जी का पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाता था। तो हेलन जी दूसरी जो हीरोइन होती थी फिल्म में और आप आके एक गाने में वाह लूट लेती थी, तो उनको जेलसी फील नहीं होती थी कि आ गई हेलन जी, अब ये सारा मेला लूट के ले जाएंगे? By the grace of God, I've been very good with all the heroines in the movie. They loved me, literally they cared for me. There was no jealousy. I worked with Asha ji. Were you jealous of me? No. If I was jealous, I wouldn't be friends with you. अच्छा आशा जी, आपकी जब आपकी फिल्म में सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन, आपको जुबली गर्ल भी नाम दिया गया था आपके फैंस के द्वारा। तो जब सिल्वर जुबली होती थी फिल्में, गोल्डन जुबली होती थी, उसके बाद आपने फिल्मों की क्वांटिटी बढ़ाई थी या पेमेंट ही बढ़ाई थी सिर्फ? क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग 9:30 to 6:30 की शिफ्ट करते थे जी। और फिर 7 बजे मैं पहुंच जाती थी स्टेज पे। मेरे बैलेज होते थे तो फिर डांस करना शुरू कर देती थी। 3.5 घंटे का बैले होता था, वो ख़त्म करके फिर घर जाती थी। तो क्वांटम तो बढ़ा नहीं सकती थी, हाँ पैसे तो बढ़ा सकती थी। आशा जी, आपने तकरीबन सब स्टार्स के साथ काम किया है, जी। तो आपको अपनी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके के साथ अच्छी लगती थी? मेरी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ थी। अच्छा जी। तो मुझे उनके साथ काम करने का ज़रा आसानी लगती थी। एक बहुत
मतलब जो वो करते थे वो इमीडिएटली मैं पकड़ लेती थी। अच्छा जी। जैसे डांस होता था तो डांस डायरेक्टर नहीं होता था। अच्छा जी। अच्छा तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा। अच्छा, वाह। हाँ Really? तो इस तरह से कई गाने हमारे ऐसे थे कि विदाउट अ डांस डायरेक्टर बिना हमने dance किए हैं। क्या बात है यार। अरे जी जी। और उनको मैं छेड़ती थी भी बहुत। मुझे याद है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, उनके गले में कुछ हो गया था। अच्छा तो जी। बहुत हंसी, अरे पहलवान को बुलाया गला ठीक करने के लिए। ओह, दूसरे दिन मैं गिरी तो पैर में मोच आ गई। सब वो पहलवान फिर आ गए मेरा पैर ठीक करने। एज यूजुअल शमी जी कर रहे आया ना, मैंने कहा जी आ गया। एक्चुअली उस समय फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना होते थे, तो पहलवान ही जो पहले कुश्तियां करते थे। मुझे याद है बिकॉज मेरे फादर की कुश्ती करने के बड़े शौकीन थे, तो जब उनको कभी ऐसे हो जाता था तो पहलवान के पास जाते थे, और पहलवान भी पता नहीं कोई MRI कोई एक्सरे नहीं करते थे, खुद ही देख के ऐसे कड़क पटाखे की आवाज आती थी, या तो आदमी ठीक हो जाता था या बेड़ा गर्क। आशा जी, हेलन जी, आप मतलब जब भी किसी हीरो के साथ काम करती थी तो ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन शम्मी जी के खुद के स्टेप होते थे, हम लोग सब हाँ वो देखते रहे। खुद ही मतलब कर लेते थे। तो वो कितनी एनर्जी होती थी, कितना मुश्किल रहता था उनके साथ डांस करना आपको भी? आप एनर्जी तो क्या रिदम थी उनमें। हाँ एक एक रिदम पे झटके clan is वटके। full of rhythm. या, सब बच्चे लोग सब सभी लोग। और क्या शम्मी जी का कोई शशि प्रॉपर कपूर, डांस मैं डांस नहीं बोल होता रही था, थी। जैसे जी। वाइल्ड डांस ना। जी। तो रिदम को पकड़ के उनमें इतनी पूरे जिस्म में रिदम थी। रिदम थी वो उनकी ये बॉडी हाथ में। भी यूं करो यूं भी करो तो सब रिदम में करते थे। एक्चुअली Isn't it? अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था। नो, ऐसे पता नहीं क्यों अफवाह है ये? अफवाह है। असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ही था। अच्छा जी। हाँ। मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना। वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह ही है कि सच्ची बात है, लेकिन बड़ी ऐसे अफवाहें सुन के आ रहे मैं हैं आप। अफवाहें सुन के आया हूँ बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद। पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था, हाँ, लेकिन बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट निकली। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बात सही है। चलो ये वो बात बच गया आज। सही तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर वो एक गांव है, गांव के जैसे साहिर लुधियानवी, जी। तो तिरुचंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के थे वो। अच्छा जी। तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था। बाप रे, इतना लंबा नाम। हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है। अच्छा तो जी। हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे ऐसे सीखना है। जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है। बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान। नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता? अच्छा। बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो 6 महीने लगा दिया, और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है। तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ। अच्छा। तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते। अच्छा जी। तो बोले ये तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो बोले अच्छा उसका बर्थ डेट लेकर आओ। अच्छा वो लेकर गए, तो उन्होंने अपने से चार्ट बनाया, कुछ यूं पता अच्छा। नहीं क्या क्या किया। तो बोली ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ साहब? तो ये चार्ट में कहता है कि ये लड़की मेरी लास्ट और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी, वाह। हो नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे ढकल दिया, नहीं 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 हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, या मैंने ठीक नहीं किया। तो बोले और 2 दिन दो। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बनाया, बोले नो अगेन द सेम रिजल्ट। तो बोले चलो मैं सिखाता हूँ इसको। क्या बात है, लेकिन और वो बात सच भी साबित हुई। वाह। ऐसे हमने सुना है कि रेशमा और शेरा में एक ऐसा सीन था जिसमें आपको बच्चन साहब को ऐसे थप्पड़ मारना था। हाँ। लेकिन बच्चन साहब की माताजी वहां पे रहती थी, तो मैम फिर कैसे मारा आपने? वो आदमी थोड़ा वो भी हो जाता कि यार सामने मम्मी है। नहीं, उन्होंने आंटी ने ये भी कहा वहीदा जरा संभाल के, तो मैं बिल्कुल डर गई। अच्छा तो जी। हर बार आए तो सुनील दत्त डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त, और सी रामचंद्रन कैमरामैन थे। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा वहीदा जी आप ठीक से नहीं करेंगे तो रीटेक होंगे, उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अच्छा जी। इससे बेहतर है अब दिल मजबूत करके एक कस के दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी।
अच्छा तो जी। फिर लाइटिंग वगैरह हो रही थी तो मैं जाके बैठी तो आंटी बच्चन उधर बैठे हुए थे, वेदा जरा संभाल के करना। तो मैं बिल्कुल डर गई। फिर मैंने जाके सुनील दत्त को कहा, साहब मेरे से थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है। बोले क्यों क्यों नहीं मारा जा रहा? कि वो आंटी ने कह दिया जरा संभल के। तो बोले ओहो, तो फिर आंटी को कहना चाहिए इस शॉट के लिए आप बाहर जाके बैठिए। अच्छा, तो बाहर भेजा फिर उनको? बाहर भेजना पड़ा। तो उसके बाद फिर सब सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील दत्त सब कहने के एक ही शॉट, एक ही टेक, एक कस के लगा दीजिए। मैंने कहा अमिताभ बहुत कस के लगाने वाली हूँ। हाँ कोई बात नहीं। खैर शॉट हुआ, लकीली पहला टेक ओके हुआ। तो फिर अमिताभ कहेंगे वेदा जी काफी अच्छा था। मैम उस समय जब आपके कोई क्रेजी फैन आता था तो आप कैसे हैंडल करती थी आशा जी? सेट पे शूटिंग देखने आ जाते होंगे, आपके घर के बाहर आ जाते होंगे कहीं? घर के बाहर एक चाइनीज आदमी आता था। चाइनीज? हाँ। अच्छा जी। तो वो मतलब आके घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। अच्छा जी। तो बोले मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आशा पारेख से शादी कर कर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पढ़ा था ये। इट वॉज, अब मैं वो हटे ही नहीं। फिर वहाँ उसने अपना गद्दा लगा दिया, वहाँ रहने लगा, कुछ मछलियाँ जला के खाता था, पता नहीं क्या करता था। और लोग उसको कहे यहाँ से हटो तो वो छुरी निकाल कर दिखाए कि मैं हटूंगा नहीं। अब जब उसने छुरी वुरी निकालने की बात की तो अब मुझे डर लगने लगा। मैं रात को लेट शूटिंग करके आऊँ तो मैं अपने नीचे कार के नीचे मतलब छिप कर रहा हूँ और छिप कर देखूं कि वो है कि नहीं, बैठा हुआ है तो फिर छिप जाऊं। फिर मैंने कहा ये तो बहुत हो रहा है। 1 महीना ये चलता रहा। तो फिर मैंने जो है पुलिस कमिश्नर को फोन किया। अच्छा जी। वो कहा कि भैया इसको पकड़ के ले जाओ। उसको पकड़ कर ले गए जेल में। वहां से उसने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा। अच्छा। कि मुझे ये लोग ले गए हैं, प्लीज मुझे बाहर निकालो। बेल भी आप ही कराओ। मैंने कहा अंदर तो मैंने डाला है तुमको। मैंने कहा अंदर तो मैंने तुमको डाला है, मैं तुमको आके बाहर निकालूं? मैं पागल हूँ क्या? फिर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। You're looking out for him now. नो बाबा। हेलन जी आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? हुआ होगा जरूर। एक बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन, अच्छा जी। थी? ओहो। आशा भोसले। अच्छा, वाह। एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया। आई वाज अ गेस्ट। अच्छा जी। तो बातें बातें में उन्होंने कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है। देन आई वेंट आउट एंड आई डिड दैट। हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे, हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती। वेदा जी आपको भी तो कभी ऐसा कोई ना कोई क्रेजी फैन मिला ही होगा कभी जिन्होंने तंग ही कर दिया आपको? हाँ देखिए, हमारे ज़माने में जब जवानी में सभी होते हैं, सबके फैंस होते हैं। एक हर रोज़ कुछ 12-15 सफ़े का एक लेटर आता था। अच्छा जी। उसमें वो लिखते थे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं सोचो ये आर्किटेक्ट हैं तो इनकी इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है? वो हैंड रिटन। ये नहीं कि टाइप हो, या उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन लेटर। फिर कहते थे एक दिन याद रखिए आप, ताजमहल क्या मैं उससे बढ़ के बनाऊंगा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट। अच्छा मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, मतलब आप अपने फैंस के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अगर कुछ आप कोई नई फिल्म कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, सीधा उनके साथ चैट सेशन करते हैं। आजकल के जो भी स्टार्स हैं, उस समय में तो ऐसा सोशल मीडिया तो होता नहीं था। सो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों उनके जवाब दे सकते हैं। आपके टाइम पे जो फिल्में बनती थी उनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? आप तीनों जवाब दे सकती हैं। स्टाइलिश हीरो जी। मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे। अच्छा जी, फिर देव साहब। शमी कपूर थे। शमी कपूर साहब, वाह क्या बात है। आशा जी आप? मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज साहब, जी जी, फिरोज वाह। खान। हेलन जी, आप तो खुद इतने स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवानंद। देव साहब, वाह। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। सब आप सब सहमत हैं आशा जी? आप ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। मगर आते थे लेट। मैंने 2 पिक्चरें की उनके साथ। अगर 9:30 से 6:30 तक की शिफ्ट होती थी जी,
तो वो 2 बजे आते थे। अच्छा जी। तो फिर आधी शिफ्ट चली गई, फिर लंच खा के फिर आराम करके उठ के अच्छा। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहा आप 2 से 10 की शिफ्ट की रखिए। अच्छा जी। दोपहर के 2 से रात के 10 से। बोले हाँ अच्छा आइडिया है, चलो वो कर दें। तो वो 2 से 10 बजे की शिफ्ट रखते थे, तो वो 6 बजे आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैं कहती थी क्या राज जी मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ। नहीं सॉरी। एक दिन मिल्क कॉलोनी में शूटिंग थी, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा वहीदा जी आप घर से मत निकलिए जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। आई फील गिल्टी, आप बैठी रहती हैं वहाँ, क्या करें। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर फ्रैंटिकली फ़ोन आया, उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। निकलिए जल्दी निकलिए। मैंने कहा क्या हुआ। बड़ी सुबह 7 बजे राज जी आउटडोर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा राज जी 10 बजे। बोले मैं बदनाम हूँ कि मैं लेट आता हूँ, मैं बैठा हूँ, आप अभी आई हैं, अभी आपको मेकअप करना है, बाल बनाने कितनी देर लगेगी, मैं कितनी देर बैठा रहूँगा। मैंने कहा मुझे जिंदगी भर बिठाते थे, अभी आप बैठे रहिए। ऐसे कौन से एक्टर थे जो दूसरों के डायलॉग चेंज करवा देते थे, ऐसा कोई था? मैंने एक पिक्चर में काम किया था जिसमें कृष्णा करके कोई विलन था। अच्छा जी। तो वो क्या होता था 7 to 2, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी। तो मैं 2 to 10 की शिफ्ट में उसकी शूटिंग करने जाती थी। अब वो 6 बजे तो वो सारे डायलॉग उल्टे बोले। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे ये था कि शल्लो तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, तो वो बोलेगा शल्लो तुम कमल में खिला हुआ कीचड़ हो। तो एक दिन ये हुआ, अच्छा बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्टार थी, तो पूरे सेट पे सन्नाटा। तो उसने कहा क्या हुआ। अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो। तो बोले क्या बोल रहा हूँ। तो बोले तुमने ये डायलॉग बोला है। अच्छा मैंने ऐसा बोला, सॉरी हाँ फिर से करते हैं। फिर वही बात। अच्छा। हर चीज में, मतलब वो सुजीत कुमार के साथ था कि शल्लो के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। वो 6:30 बज गए थे, तो कहने लगे कि शल्लो की जगह मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात। अच्छा हेलन जी, कोई ऐसा एक्टर भी था जो सबसे ज्यादा, मैं ना मेरे शो पे जो भी हीरोइन आती हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट बड़ा करते हो, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मेरा हो जाता है। अच्छा उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा। अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना। उनको मालेंगे एक थप्पड़ मिलेंगे तो चले आएंगे। तो मैम सलीम साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये सलीम साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तभी आप पूछ लेना। दोबारा बुला लीजिए दोनों को। दोनों क्यों, तीनों। हाँ जरूर। Salman's mother is there. Definitely, ma'am. We would love to, ma'am. That will be something. मैम यहाँ पे ना कुछ आपके हार्डकोर फैंस हैं जो आपकी फिल्मों के, आपके स्टाइल के इतने दीवाने हैं, तो उसी आज स्टाइल में बैठे हूँ, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए, आप जरा मंच पे आइए। नमस्ते जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किनका आपने स्टाइल कॉपी किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मधुचंद्रा हूँ। अच्छा जी। मैंने आशा जी का गेटअप किया है। अरे वाह, कमाल है, बहुत बहुत प्यारी लग रही है आप जी। आपका? मेरा नाम निशा है। अच्छा जी। और मैंने जो स्टाइल किया है वो भी आशा पारिक जी का है। अरे वाह। हेलो जी मैम, कैसे हैं? मामतोरा, मैंने हेलन जी का स्टाइल किया है। अरे वाह। जी पीछे। हेलो ममता सा जी। ममता, मैंने वही दाजे की स्टाइल। वाह। मैं जयश्री पंचाल हूँ, मैंने वेदा जी की स्टाइल। सो स्वीट। हेलन जी, पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन? तो ये नंबर 1।
जा रहा है। गुड्डू आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू। अच्छा, पैरी पोना दादी जी, जीते रहो। पैरी पोना दादी जी, पैरी पोना दादी जी। ओ गुड्डू, ये दादी दादी क्या होता है? दादी दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई, उसे दादी कहते हैं। ओए कलिंगड़, मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियाँ मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना, क्लाइमेक्स में मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे? मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे, इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। तेरा क्या होगा? डैडी के जोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वहीदा रहमान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनका कौन सा बेटा गाता है? AR रहमान। AR रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सौ गाओ। हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बता गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूंछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूंछ नहीं होती, भैंस की पूंछ होती है। अंकल जी, भैंसें हमारी बुआ है, समझे? वो हर साल मेरे पापा को राखी बांधती हैं। अबे भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी, अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म। अच्छा फालतू की बातें इससे जितनी मर्जी करा लो। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना, पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू ज्यादाबाज, तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बोलो। बता, सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज? हाँ। ऐसा गोल सा? हाँ। वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो? हाँ। सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है? हाँ। वो जो कपड़े भी सुखा देता है? हाँ वही सूरज। सब पता है। वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है? हाँ वही सूरज। वो सूरज जो रात को डूब जाता है? हाँ वही सूरज। हाँ तो 9:30 बज रहे ना, डूबा हुआ है। जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उगता है। देखा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं इसका, ऐसी बातें करता है। मैं इतना टैलेंटेड बच्चा हूँ ना अर्चना जी, मुझे पता था मेरी दादी जा रही हैं, इसीलिए मैंने 70s की फिल्मों पे ना ऐसे लिखा हुआ है। चल सुना फिर। ठीक है तो मैं सुना देता हूँ। आज का हमारा शीर्षक है 70s की फिल्में। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हुई हैं, लेकिन 70s के दशक की फिल्में मेरी फेवरेट हैं। उन फिल्मों में माँ एक अहम भूमिका होती थी। वो बेचारी दिन रात फटे पजामे मशीन में सीती रहती थी। अभी ये जांच चल रही है कि इतने सारे पजामे कौन फाड़ता था। 70s की माँ काफी भुलक्कड़ किस्म की होती थी। वो अक्सर अपने बच्चों को मेले में भूल आया करती थी। फिर
उन फिल्मों में अक्सर एक लाला होता था जो अक्सर औरतों के कंगन की कलेक्शन रखने का शौक रखता था। वो प्राय गरीब औरतों के कंगन गिरवी भी रखता था। उन फिल्मों में काफी काली घांसी, काली पहाड़ी और कालिया नामक शख्स होते थे। उन फिल्मों की माएं एंड में जाके अपने बच्चों को बताती थी कि उनके बाप का कातिल कौन है, ताकि फिल्म क्लाइमैक्स में पहुंच सके। धन्यवाद। अरे यार, ओए गुड्डू, अरे यार देखो यहाँ पर बैठे हो। अरे यार हम कब से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं इसके कि कब ये नींबू लेके आएगा और हम दूध को फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे। यहाँ पे मजे कर रहा है। हाँ तो दूध के बर्तन में बैठ जाता ना, वैसे दूध फट जाता। अच्छा, हम बैठ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे तो दूध सिल जाएगा, हम ऐसे घूम जाएंगे तो दूध रफू हो जाएगा। वाह वाह कप्पू शर्मा वाह। अरे दूध का इतना नॉलेज रखते हो तो कहीं भैंस क्यों नहीं लग जाते यार। माल का वैसे हम इनसे बातें करने में, इनसे बहस करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 70s का सिनेमा हमारे सामने लाइव है, हम नीचे आ रहे हैं। आई नीड टू मीट यू। अरे यार मजा आ गया। अरे यार, अरे बाप रे, नमस्कार नमस्कार। अरे यार मजा आ गया यार। क्या बात है अर्चना जी। इस मोहल्ले से जितना हमको निराशा था ना, आज सारा दूर हो गया। पूछे क्यों? क्यों? अब मोहल्ले में आ गई है आशा जी, तो किस बात की निराशा जी? आशा जी, वहीदा जी, हेलेन जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कप्पू शर्मा, आपको हमारा क्रोध भरा तिरस्कार। वैसे आप लोगों को यहाँ देख के बड़ा खुशी हो रहा है। अरे यार प्रोड्यूसर जी की मम्मी आई है। परिपूना मम्मी जी, देख रहे हैं आप कप्पू शर्मा जी। पहले पापा आए थे, फिर भाई को भेजा, अब मम्मी आई है। पूरा नजर रख रहे हैं हम पर। एक मम्मी और है, दूसरी मम्मी भी आएगी। अरे वो भी आएंगी यार, सही बात है। वैसे मम्मी जी, अगर शो में कुछ भी गलती हुआ हो, कुछ ऊंच नीच हुआ हो, कुछ भी अगर रॉन्ग आपको लगता हो तो इस आदमी को ब्लेम कीजिएगा। हम अपना तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। हम अपने बच्चे का होमवर्क भी आजकल चेक नहीं करते, खाली जोक्स बनाने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं हम। ताकि क्या है कि स्पॉन्सर सारे के सारे खुश रहें। आपको सच बता रहे हैं मम्मी जी, हम और हमारी ये चोटी इस शो के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। आशा जी, वहीदा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या दे सकते हैं? आशा जी जी, आपके लिए कटी पतंग। दिस इज ए कटी पतंग। ये वहीदा जी आपके लिए कागज के फूल। थैंक यू। और हेलेन जी, आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या है कि सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे, या हमें चाटा भी मार सकते हैं। ऐसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले। कौन से सनम? वो पत्थर के सनम। उनका बस जोक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल है। आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोक्यो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। जैसे आपने लव इन टोक्यो किया था, इन्होंने टोकने में पीएचडी किया। पीएचडी इन टोक्यो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा कप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं।
खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? ओए ओए। किसका बजा? मेरा नहीं बजा। ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार। कभी कभी तो हमें शक होता है, इज ही माइन? चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम। अच्छा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी मंजिल। तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला 2 पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं मतलब। पापा जी बस करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है? हाँ तो रात को कैसे सोऊं, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दी है तुझे। बस पापा बस। इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मैं आज गुड्डू यादव, बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ, ऐसे जाऊँ। हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी कुछ कैप लगाता हूँ आपकी। आपके जोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is life. Go John. वैसे हमारे ये बच्चे ने काफी गुस्सा दिला दिया। माय एलोपॉजी फॉर दैट। लेकिन क्या माहौल को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अगर आप कहें तो जोक्स पेश कर दे, पेश कर दिया जाए तो ठीक है। कपूर शर्मा आप हमको बताइए, शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है? अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं। अबे चल, अबे चल क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। I tricked him. एक और पेश करते हैं। अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या नहीं। चलिए हम भी चलते हैं, हमें जरा हिसाब चुकता करना है जरा गुड्डू के साथ। ओके मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच यो ब्रो। वहीदा मैम, आराम से आराम से। ये पक्का इमोशनल हो के पायल उतारेगी आपकी। हेलन मैम, सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं अरे वैरायटी बड़ी शो में देखिए आप, एक तरफ महानायक है, एक तरफ महानालायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा,
मतलब अगर मैं इनकी जनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कप्पू, मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर 1 है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बताता हूँ, मेरे खानदान में कितने लोग हैं? 2 लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़िया घर में हुआ है, ये भी बता दो। चल झूठी के, सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है। वहीदा जी, बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वहीदा वहीदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, जीभ थी, सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना, तो शॉर्ट फिल्मों में ट्राई कर। 2.5 मिनट की आती है ना, जो 2.5 मिनट की। तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे। बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस थ्रो देखने की उस दिन वैसे प्लेट नहीं फेंकते। मैं कहती अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसमें खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी, वरना सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हीरोइन होती ना तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाके कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रही हो तुम कप्पू? मैं प्रोड्यूसर की मम्मी, क्या सोचेंगी वो? कुछ हेलन जी, आप आते ही पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी? यही है। नहीं बट हेलन मैम, सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई कि आप शो में आ गई, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही थी। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। एक बात बताइए, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये है। सच सच बता, तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? What? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही, उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा है। हाँ, ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी। अर्चना जी कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है, परमीत तो 5 रुपए तोला ले आता है। तो झूठ बोलती है। तुम मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तीली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है कोई काम? बना सकती तू बायोपिक? देखो, ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी? अरे होटलों में हजारों का खाना खा सकते हैं, तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है, ये भी तो बता कैसे खाती है। साइन लैंग्वेज यूज करती है, कोई भी आता है कहती है हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है, बोलो। हेलन मैम, आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा, देखा तो... इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी। हो गया? तुमको क्या प्रॉब्लम है? हेलन मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही, कुछ नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं, आपके रोल के लिए ना, तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम, तो फिर ये क्या है? आप प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ।
अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो। अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा। आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी? कब तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली, मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए, सीरियसली। आपके जैसे रहन सहन बातचीत सब आप जैसा है, सीरियसली। नींबू ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है, गरम गरम है, उठा ले। फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता। जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो, चलो। ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे। और कप्पू शर्मा जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे। रोगे नहीं, खुशी के आंसू होते वो। चुप। मुझे मैम गाने इतने पुराने, आप जितने भी गाने सुन लो, मतलब सबके अभी भी आज भी जुबान पे। मैम आपका जो गाना ना, मैं इजाजत चाहूंगा आप सबसे। शुक्रिया मैम, आपका गाना है चौधरी का चांद, बड़ा खूबसूरत है। ऐसे मैम माफ कीजिएगा, मतलब चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। थैंक यू सो मच हमें इतने खूबसूरत गाने देने के लिए, इतनी खूबसूरत फिल्में देने के लिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए।